So we will start with new chapter today, that is motion in a plane. तो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स देखने हैं मोशन के. वी वांट टू सी सम बेसिक्स ऑफ मोशन. फॉर एग्जांपल, जब भी आप मोशन की बात करते हो तो देयर आर फ्यू बेसिक पैरामीटर्स रिलेटेड टू मोशन. नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट. नंबर टू, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. तो हम पहले तो मोशन मतलब क्या डिफाइन करेंगे, फिर तीन टाइप के मोशन कौन से होते हैं वो देखेंगे. इट विल बी जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन. हमारा मेजर फोकस होगा इस चैप्टर में मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D. इवन दो चैप्टर का नाम मोशन इन अ प्लेन है, लेकिन हमको मोशन इन 1D एंड 2D दोनों भी देखना है. मोशन इन 3D इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस. ना 11 में आएगा ना 12th में आएगा आपको. तो लेट अस बिगिन विथ without wasting any time, let us begin with chapter number 3, motion in a plane. बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? मोशन इज मूवमेंट, ठीक है, लेकिन सिर्फ मूवमेंट बोल के नहीं चलेगा ना. चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. फॉर एग्जांपल, चेंज इन वेलोसिटी बोल नहीं सकते हम लोग. मे बी यू हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है. तो पोजीशन चेंज होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो मोशन is defined as change in position of an object with time. अब ये मोशन हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो मोशन कैन बी आइडेंटिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. कैटेगरी नंबर वन इज रेक्टिलिनियर मोशन. इसको आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो, इसको आप मोशन इन 1D भी बोलते हो. तो मोशन का सिंपल मतलब है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. फॉर एग्जांपल, आई एम मूविंग, क्योंकि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है विद टाइम. यू आर ऑल एट रेस्ट, यू आर नॉट इन मोशन बिकॉज योर पोजीशन इज सेम. कम से कम आने वाले 1 घंटे तक तो वही रहेगा. तो यू विल नॉट बी इन मोशन फॉर नेक्स्ट 1 आवर मिनिमम. तो मोशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. एक है रेक्टिलिनियर, इसी को बोलते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसी को बोलते हो आप मोशन इन 1D, वन डायमेंशन. तो मोशन इन 1D या रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है? तो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस along a straight line, मतलब when the position of object changes and the object is moving along a straight line, it is said to be in rectilinear motion. Simple है ना? What is motion? Change in position. So what is rectilinear motion? Change in position. सिर्फ rectilinear या linear मतलब position is changing only along one direction. या तो along x change होगा, या along y, या फिर along z. तो बहुत सिंपल है. When the position of an object changes with time, and it moves along a straight line, it is said to be in rectilinear motion. अब रेक्टिलिनियर मोशन जब होता है तो डिस्प्लेसमेंट में एक ही कंपोनेंट होता है. कंपोनेंट कहां सुना था ये वर्ड तुमने? वेक्टर्स में. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपोनेंट? आई कैप, जे कैप, के कैप. मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो उसको आई कैप के साथ लिखोगे, अलोंग वाई होगा तो जे कैप, अलोंग जेड होगा तो के कैप. हमारे पास मोशन है 1D. 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में है. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर में या पोजीशन के वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स आएंगे? 1.
So in this case, position vector or displacement vector, position or displacement vector has only one component, has only one component. कौन सा कंपोनेंट x इक्वल टू, यू कैन से दैट x बार इक्वल टू x आई कैप, या फिर y बार इक्वल टू y j कैप, या फिर z बार इक्वल टू z k कैप, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट कौन से एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस तो उसके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के वेक्टर में एक्स कंपोनेंट आएगा, मतलब आई कैप आएगा। इफ इट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस तो उसमें क्या आएगा, के कैप। इफ इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस इट विल हैव जे कैप। करेक्ट, बहुत सिंपल है डेफिनेशन, एक्सट्रीमली सिंपल। तो दूसरे टाइप का मोशन इज नथिंग बट मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन को आप मोशन इन टू डायमेंशन भी बोलते हो, तो मोशन इन 2D। अब इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको पता है, ऑलरेडी है, मैं बताऊंगा एग्जांपल्स। तो बताओ, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज मोशन इन 2D और मोशन इन अ प्लेन? When the position of an object changes with time and it moves in a plane or on a 2D surface, it is said to be in 2D motion। तो बहुत सिंपल है ना, when the position of an object changes with time, क्योंकि मोशन है तो पोजीशन तो चेंज होने ही वाला है, तो ये कुछ सेंटेंसेस कॉमन रहेंगे अब। when the position of an object changes with time, तभी तो मोशन है ऐसा बोलोगे। and it moves along a straight line की जगह पे in a plane, and it moves in a plane or in 2D, in two dimensions, it is said to be in, it is said to be performing which motion? 2D motion. It is said to be performing 2D motion। और the motion is said to be in a plane। तो जैसे 1D मोशन था, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन था, उसमें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर का एक ही कंपोनेंट था। इस केस में कितने आएंगे? दो। तो इन दिस केस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स। अगेन इट विल डिपेंड ऑन द प्लेन, कौन से प्लेन में मोशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो इन दिस केस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। तो कौन से दो कंपोनेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा प्लेन ऑफ मोशन पे, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ द मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन, तो फिर डिस्प्लेसमेंट उसको मैं फिलहाल आर बार बोल देता हूँ। सिर्फ आई कैप जे कैप बोल के नहीं चलेगा ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर एक्स जेड प्लेन में हुआ तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। अगर वाई जेड में हुआ तो वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप। अब रियल लाइफ में हमने ये बहुत सारी जगह पे देखा, तो कहाँ कहाँ आपने देखा है? हैव यू एवर प्लेड कैरम कैरम बोर्ड? तो जब आप वो स्ट्राइकर को हिट करते हो तो स्ट्राइकर स्टार्ट मूविंग, तो कौन सा टाइप का मोशन है वो? 1D की 2D? हाँ, वो कैरम बोर्ड क्या है, वो टेबल है, और टेबल क्या होता है? 2D सरफेस, तो दैट मोशन इज 2D। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट के या पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप। डिपेंड करता है कि आपने वो जो कैरम बोर्ड था उसके एक्सिस को क्या नाम दिया है। एक को एक्स बोला, दूसरे को वाई बोला, तो फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो डिपेंड करता है कि आप एक्सिस को नाम कैसे दे रहे हो। एंड वेयर एल्स, where else have you seen in real life 2D motion? Billiards,
पूल, ये सब क्या होता है, बिलियर्ड पता ना आपको? हाँ, तो फिर वो क्यों, कौन सा मोशन है वो? टू डी मोशन। एंड ऑल द गेम्स दैट यू प्ले ऑन योर मोबाइल फोन इज टू डी, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन इज टू डी, जैसे ये स्क्रीन टू डी है। तो दोज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टू डी मोशन। नेक्स्ट इज मोशन इन थ्री डायमेंशंस। मोशन इन थ्री डी सिंपल है, वही सब वापस से। When the position of an object changes and it moves in a 3D space, it is said to be performing 3D motion. 3D motion आपको सिर्फ सिर्फ फॉर डेफिनेशन है, सिलेबस में आपको नहीं है 3D motion, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टडी इन डिटेल। So when the position of an object changes with time and it moves in 3D space, moves in 3D space, it is said to be performing 3D motion. Any example? Walking, motion of any object. For example, this object. अरे पकड़ लेते। तो जब when I throw something, तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो उसका x, y और z तीनों कंपोनेंट्स चेंज हुए, तो दैट मोशन इज नथिंग बट 3D। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर एग्जांपल बैट्समैन ने बॉल को मार दिया, हवा में मार दिया, तो 3D मोशन है। फॉर एग्जाम्पल इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, जब एक कंट्री एनिमी कंट्री पे मिसाइल फायर करता है, 3D मोशन है। फॉर एग्जाम्पल गोल्फ खेलने वाले ने बॉल को मार दिया, 3D मोशन है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक मार दिया, 3D मोशन है। तो ये सारे के सारे 3D मोशंस है। मोस्टली दैट इज समथिंग रियल लाइफ में, मोस्ट ऑफ द मोशंस आर 3D मोशन। उस केस में तीनों कंपोनेंट चेंज होंगे। तो इन दिस केस the position or displacement vector has three components। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स होंगे, has three components। अब ये ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, यू हैव ओनली वन फॉर्म, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड कैप, राइट? करेक्ट, सिंपल। तो व्हाट इज मोशन? Change in position of object with time। Three type of motion। रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वेक्टर विल हैव ओनली वन कंपोनेंट, या तो एक्स कंपोनेंट होगा या वाई होगा या जेड होगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नंबर टू, मोशन इन अ प्लेन, राइट? उसको आप बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। In this case, the position of the object changes with time and it moves in a plane or on a 2D surface। तो डिस्प्लेसमेंट के या पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसमें आपको आई कैप जे कैप दिखेगा, अगर वाई जेड में है तो जे कैप के कैप, और अगर एक्स जेड में है तो आई कैप एंड के कैप। देन 3D मोशन, if position is changing and object is moving in 3D space, then it is said to be in 3D motion। और इस केस में पोजीशन वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल द थ्री कंपोनेंट्स। अब मोशन को अगर आपको स्टडी करना है तो उस केस में हमको बेसिकली स्टार्ट करना है सबसे बेसिक टाइप ऑफ मोशन से, रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज वेरी बेसिक, सबसे कम फॉर्मूला इसमें होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यू विल सी, जब हम लोग सीईटी जेईई नीट का चालू करेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। तो अभी हमको रेक्टिलिनियर मोशन पहले स्टडी करना है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, चैप्टर का नाम तो है मोशन इन अ प्लेन, मतलब हमारा मेजर फोकस है टू स्टडी मोशन इन 2D। लेकिन मोशन इन 2D को हम इमेजिन कैसा करते हैं? हम इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये एक्स एक्सिस है, this is y-axis, and for example I have some object which is moving in this plane। गुड, तो मोशन 1D है कि 2D है? 2D है। लेकिन हम 2D मोशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन से वन कंपोनेंट इज अलोंग वन डायरेक्शन एंड द अदर इज अलोंग अदर डायरेक्शन।
मतलब 2D मोशन को तुम दो 1D मोशन में स्प्लिट कर सकते हो। इसके लिए हमको 2D मोशन स्टडी करने से पहले हमको 1D मोशन देखना पड़ेगा और सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको देखने पड़ेंगे ऑफ 1D मोशन। तो 1D मोशन के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो एज इट इज 2D मोशन में कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो हमको क्या क्या यहाँ पे पता होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, पाथ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। So before we define what is displacement, what is path length, what is speed, what is acceleration, what is velocity, एक काम करते हैं। Let us say ये straight line है जिसके along particle will move. Let us take some particle. तो हमारे पास एक particle है, एक object है, ये origin है। टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल का जो भी पोजीशन होगा उसको मैं बोल दूंगा x1। और रिमेंबर, क्योंकि पार्टिकल इज इन मोशन मतलब इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो अगले टाइम इंस्टेंट पे इसका पोजीशन होगा x2। गुड, क्लियर? तो इनिशियली कहा था वी डोंट केयर। हमने जब पहली बार मेजरमेंट लिया, मैंने टाइम इंस्टेंट t1 बोल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप क्लॉक चालू किया और मैंने 2 सेकंड के बाद पहला मेजरमेंट लिया, तो t1 इज 2 सेकेंड्स, और दूसरा 5 सेकंड के बाद लिया तो t2 इज 5 seconds. So x1 is the position at time instant t1 and x2 is the position at time instant t2. So let us consider an object moving along a straight line, along a straight line. Let x1 be its position at time t1 and x2 be its position at time t2. इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। हाउ डू यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? पहले भी किया ना डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन किया ही होगा क्योंकि 10th में भी होता ही है। अगर आपको 9-10 में काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, इसका मतलब तुमने मोशन थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ के रखा है। तो मुझे बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन अब क्योंकि तुमने वेक्टर्स सीखा है तो तुमको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स डिफाइन करते आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर, यस, लेकिन व्हाट पोजीशन वेक्टर? क्योंकि देखो अभी तुम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हो तो टाइम इंस्टेंट t1 पे पोजीशन वेक्टर अलग था और टाइम इंस्टेंट t2 पे पोजीशन वेक्टर अलग है। और पोजीशन वेक्टर याद रखना हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये x1 बार हो गया, ये x2 बार हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? x2 बार माइनस x1 बार, वेरी गुड। तो डिफाइन कैसे करोगे? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज the difference in the position vector of an object between two different instances of time. t2 पे t2 टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर माइनस t1 टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर, that is called as displacement. So displacement is defined as the difference between the position vectors at two different instances of time. Good. तो ये जो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कहां से स्टार्ट होगा? x1 से। कहां खत्म होगा? x2 पे, राइट? तो इसको हम डिनोट करने के लिए डेल्टा x बार या फिर s बार, डिपेंड करता है बुक्स टू बुक। तो आई कैन से देयरफॉर, और मैंने डेल्टा x वेक्टर लिखा क्योंकि तुम यहाँ पे बोल रहे हो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो मोशन के टाइम का यू हैव टू टेक केयर कि तुम प्रॉपर उसको बता रहे हो कि वो वेक्टर क्वांटिटी है कि वो स्केलर क्वांटिटी। अगर नहीं किया तो समझेगा, थोड़ी देर में समझेगा, एग्जाम्पल बताता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इज इट अ वेक्टर और इज इट स्केलर? वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स। तो वन वेक्टर माइनस अनदर वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। वेक्टर माइनस वेक्टर या वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर ही बनता है, और स्केलर नहीं बनता है। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो स्केलर बनेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज x2 बार माइनस x1 बार, करेक्ट? या फिर आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, x2 बार इज फाइनल पोजीशन एंड x1 bar is initial position. So you can also say displacement can be defined as final position vector minus initial position vector. हमेशा final minus initial ही होता है। गुड, क्लियर है तब? व्हाट विल बी डायरेक्शन? वेक्टर है, डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, इस केस में आई कैप, वेरी गुड। व्हाट इज आई कैप इन दिस केस? इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो displacement is always directed along the line of motion, along the line of motion। और फिर इसके डायमेंशंस तो आपको पता होंगे ही। L1, ये डिस्प्लेसमेंट है L1, ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। तो डायमेंशंस आर L1 M0 T0 and SI unit is मीटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट x1 बार या x1 इक्वल टू 1 मीटर along x1 बोला तो along x ही होगा, एंड x2 इक्वल टू 3 मीटर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? मैं x1 x2 लिखा तो फिर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 2i कैप। तो इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन इज आई कैप। तो क्या लिखोगे? 2i कैप। या फिर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो x2 बार इज 3i कैप मीटर, x1 बार इज 1i कैप मीटर। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही चीज मिल जाएगी, दैट इज 2i कैप। गुड। तो डिपेंड करता है आपको कैसा उसको डिनोट करना है उसके ऊपर। क्लियर क्लियर क्लियर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is defined as the difference between the position vectors of an object at two different instances of time, or it is basically the subtraction, मतलब it is basically final position vector minus initial position vector. Dimensionally it is L raised to 1, SI unit is meter, direction is along the direction of motion, correct? Good. उसके बाद हमको देखना है व्हाट इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ को आप डिस्टेंस भी बोलते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द पाथ लेंथ? इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, मतलब ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, सपोज वो 1 मीटर से स्टार्ट हुआ, वो 9 मीटर पे गया और वापस 7 मीटर पे आ गया। 1 से स्टार्ट हुआ, 9 पे गया, 7 पे आया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 6i कैप, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है? 1, फाइनल क्या है? 7, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 1, दैट इज 6i कैप। व्हाट इज टोटल पाथ लेंथ? 1 to 9 8, 9 से वापस 7, तो 2 और, तो कितना हो गया? 10। इस पे क्वेश्चन आते हैं, जेडब्ल्यू में भी आया है, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं।
अब एक क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल कब हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन था is or can displacement be equal to distance, or is displacement always less than distance? It can be equal to कब, जब जब ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट 1 से स्टार्ट हुआ, 7 तक गया, फिर 15 तक गया सेम डायरेक्शन में। 1 से स्टार्ट होके पहले 7 तक, फिर 15 तक। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 49 है। व्हाट इज डिस्टेंस? 14 मीटर। गुड। तो पाथ लेंथ डिफाइन कैसे करोगे? इट इज इट इज द टोटल इट इज द टोटल डिस्टेंस covered or traveled by the particle or by an object। अरे यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये स्कूल लेवल का चीज है। इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कब? ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस, मतलब ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल एट विच मोशन टेक्स प्लेस। अब बोलोगे ऐसा मेंशन करने की क्यों जरूरत है? फॉर एग्जांपल, पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, 10 सेकंड के बाद रुक गया, और तुमने डिस्प्लेसमेंट 10 घंटे के बाद मेजर किया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? उतना ही, ओनली फॉर द टाइम फॉर विच द मोशन टुक प्लेस, मतलब पहले 10 सेकंड। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दिस। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द particle during the time interval in which motion takes place, during the time interval in which motion takes place। वापिस डायमेंशंस तो इसके एल रेज़ टू 1 ही आएंगे, ऐसा यूनिट भी मीटर ही है, ये स्केलर क्वांटिटी है, पिछला वेक्टर क्वांटिटी था। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोज टू 9 कम बैक टू 7, डिस्प्लेसमेंट इज 6 आई कैप बट डिस्टेंस इज 10। 1 से 9 तक गया तो 8, और वापस 7 पे आया तो 2 मीटर और, तो टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ इज हाउ मच? 10 मीटर। गुड। देन मोशन को स्टडी करने के लिए हमको तीसरा पैरामीटर लगता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। हाउ टू डिफाइन स्पीड? Distance upon time. Yes, it is distance upon time. Very good. Or what is distance? Path length. So it is the ratio of total path length to that of time for which the motion takes place. So speed is defined as the ratio of speed is defined as the ratio of path length to that of time for which the motion takes place, for which the motion takes place। अब जब आप स्पीड की बात करते हो तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो इफ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity। then you should also know what are the dimensions of speed, वो पता होगी। तो dimensions are L1 T minus 1, and definitely you know SI units, meter per second। अब स्पीड की जब बात करते हैं तो टोटल 4 टाइप के स्पीड्स की हम लोग बात करते हैं। तो जब आप स्पीड बोलते हो, नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। नंबर 1 इज
यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड. नंबर टू इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नंबर थ्री इज एवरेज स्पीड. नंबर फोर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो रियल लाइफ में जब आप बोलते हो कि स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो तुम बता रहे हो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब द स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. अब डिफरेंस क्या है वही बताता हूँ. लुक, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, सडनली आपके गाड़ी के ऊपर एक स्पीडोमीटर होता है, वहां ध्यान में यार. सडनली let us say it is showing 40 kilometer per hour. So what is your speed? 40 kilometer per hour, but at that instant of time. उससे पहले हो सकता है कम था, हो सकता है ज्यादा था. तो जब तुम नॉर्मल स्पीड मेंशन करते हो तो व्हाट डू यू मीन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. लेकिन स्पीड होते हैं चार टाइप के. सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड. और हमको ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो ग्राफ प्लॉटिंग के टाइम पे तुमको ये सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं. हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? कांस्टेंट मतलब सेम एवरीवेयर. So how will you define what is uniform speed? Okay, so when an object covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to be in uniform speed. फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टिकल ने पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो अगले सेकंड में भी 5 मीटर ही कवर करेगा, उसके अगले सेकंड में भी 5 मीटर ही कवर करेगा. लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया. ऐसा हो सकता है पार्टिकल ने पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया अलोंग ईस्ट, फिर 5 मीटर अलोंग नॉर्थ, फिर 5 मीटर अलोंग साउथ, जो भी होगा वो. तो इस केस में आप डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसिडर नहीं करते हो. तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स और कवर्स equal distances in equal intervals of time, then it is said to have uniform speed. Said to have uniform speed. Number two, non-uniform speed. What is the meaning of non-uniform speed? If an object travels or covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to have non-uniform speed. फॉर एग्जाम्पल, पहले एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले एक सेकंड में 2 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर कवर किया, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप स्पीड्स की बात करते हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट डू, आप कंटिन्यूअसली सेम स्पीड पे चल नहीं सकते हो. क्योंकि रियल लाइफ में भी सोचोगे, अगर स्पीड ब्रेकर आएगा तो स्पीड कम करोगे, हाईवे पे जाओगे तो स्पीड बढ़ाओगे, कहीं पे मे भी आपको पेट्रोल रिफिल करना है तो वहां स्पीड जीरो भी होगा. इफ एन ऑब्जेक्ट travels unequal distances in equal intervals of time, then it is said to have non-uniform speed. Said to have non-uniform speed. Non-uniform speed. Then अगला है एवरेज स्पीड. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? What is the meaning of average speed? And can you give me one example of average speed? Total distance upon total time. Okay, it is a ratio of total path length to the total time of motion. Example. क्योंकि इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में बेसिक डिफरेंस तुमको यहां से समझ में आएगा. व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम लोग यहाँ से नासिक गए, एग्जांपल, नियरेस्ट सिटी वही है, रियल सेंस में सिटी वही है. तो एनीवेज, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स.
Let us say I took around 3 hours to reach. What is speed? 50 किलोमीटर पर आवर। तो तुमने क्या किया, तुमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया विदाउट कंसिडरिंग बीच में कहीं पे 100 किलोमीटर भी हुआ होगा, बीच में कहीं पे हम लोग जीरो स्पीड पे भी होंगे, कहीं रुके होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होगा ना, कहीं पे नाश्ता पानी करने के लिए रुक गए, कहीं पे टोल भरने के लिए रुक गए, तो इस केस में तुम क्या करते हो, स्ट्रेट अवे टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हो। और मेजर डिफरेंस क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जब तुम बोलते हो तो मोशन अभी चालू है, लेकिन तुम जब एवरेज की बात करते हो तो मोशन खत्म हो गया है। खत्म हो तब तो बोला ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब तुम एवरेज स्पीड की बात करते हो, इट इज नॉर्मली आफ्टर द मोशन एंड्स, and instantaneous is normally when the motion is still occurring or happening. Motion is still progressive in that sense. So average speed is just a ratio of, it is a ratio of path length. Path length मतलब total distance होता है, by the way. Path length to that of total time for which the motion occurs. अब नोटेशन वाइज, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, तो मैथमेटिकली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते हैं वी एवरेज और यहां लिखते हैं हम लोग डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा इज द टोटल डिस्टेंस, डेल्टा इज द टोटल डिस्टेंस एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल फॉर विच द मोशन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल उठा देख लो, ये भी देख सकते हो। व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस केस, x2 माइनस x1, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो x2 बार मत बोलना, x2 माइनस x1। इसके लिए यहाँ पे डेल्टा लिखा है, डेल्टा इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको आप s2 माइनस s1 बोल दो, x2 माइनस x1 बोल दो, वट एवर इट इज, एंड दिस इज t2 माइनस t1। ये जनरल नोटेशन है एवरेज स्पीड का। What about instantaneous speed? How will you define instantaneous speed? It is the speed of an object at a particular instant of time. या फिर उसको बोलते हैं the limiting value of average speed is called as instantaneous speed. अभी limiting मतलब क्या, तो मैथ्स में लिमिट्स हुआ है क्या, नहीं, तो फिर मैं वो डेफिनेशन फिलहाल स्किप करूंगा क्योंकि मुझे पहले लिमिट बताना पड़ेगा। आई विल जस्ट टेल यू द रफ आइडिया ऑफ इट, सिर्फ बेसिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, बट बेटर इज इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time. At a particular instant of time. Or it is the limiting value of average speed. Of average speed. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट करने के लिए हम सिर्फ लिखते हैं v, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग, मतलब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। क्या बोला था, लिमिटिंग वैल्यू किसका, एवरेज स्पीड का, तो v एवरेज, ओके स्पीड है, therefore v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये क्या था, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं v इक्वल टू ds बाय dt। तो जब ds बाय dt लिखोगे तो कौन से स्पीड की बात कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा लिखोगे तो एवरेज स्पीड। अब ये लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट का क्या मतलब होता है देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, और आपको कंटिन्यूअसली सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स लेते रहने पड़ेंगे। फिजिक्स में स्कोर अगर करना है तो नंबर 1 व्हाट आई एम नोटिसिंग इज, कुछ लोग बेसिक्स का बहुत कंटाला करते हैं कि बहुत इजी तो है,
बेसिक तो लगेगा ना। अगर आपको नोटेशन से नहीं पता तो समझ में कैसे आएगा कि कौन से क्वांटिटी की बात चल रही है। नंबर टू, सम आर इग्नोरेंट, तो वो सब बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। टीचर का काम है आपको थ्योरी बताना, अच्छे से समझाना, जितना हो सके यहाँ पे प्रॉब्लम्स करवाना। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है रिवाइज करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना। तो थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट निग्लेक्ट इट। ये अभी लिमिट्स का मतलब क्या, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से we had a object like a car which was moving from, of course, one point to another. Okay, तो suppose imagine हमको इसका स्पीड पता था, फॉर एग्जाम्पल स्पीड पता था इसका हमको 0 सेकेंड्स या फिर 5 सेकेंड्स पे, और हमको at at let us say 20 seconds, these are the two time instances जहां हमको उसका स्पीड पता है, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो कि डिस्टेंस पता है। यहाँ ये ओरिजिन था और ये डिस्टेंस है। इमेजिन डिस्टेंस है 10 मीटर। इमेजिन द डिस्टेंस ओवर हियर इज 20, 15, 15, 6, तो ठीक है, लेट अस से दिस इज 70। तो मेरे को बताओ व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 80, पक्का। 70 में से 10 माइनस करोगे कि 10 ऐड करोगे, माइनस। तो 60 मीटर डिस्टेंस है और टाइम कितना है, 15 सेकेंड्स। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, 60/15 मतलब कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन हमको फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड एग्जैक्टली व्हेन द टाइम वाज 10 सेकेंड्स। मतलब क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपको पता क्या है, एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे, मैथमेटिकली सोचो क्या करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस बता देता हूँ जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। हमारे पास दो टाइम के इंस्टेंसेस थे, 5 सेकेंड और 20 सेकेंड। 5 सेकेंड पे पोजीशन था 10 मीटर और 20 सेकेंड्स पे है 70 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 70 - 10 मतलब 60 मीटर, डिवाइड बाय 15 सेकेंड्स। इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई वॉन्ट टू नो what was the speed at 10th second of the motion। जब मैं बोल रहा हूँ टेंथ TH मतलब मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड आपसे पूछ रहा हूँ। कैसे करेंगे, व्हाट विल यू डू। तो ये डायरेक्टली हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि एस मतलब डिस्टेंस कवर्ड, ये टाइम पे कैसा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, T² + 2T, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो फिर क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे। और डेरिवेटिव 2T + 2, फिर टी के लिए क्या डालोगे, 10। या तो ये पता होना चाहिए, दिस इज वन वे। या फिर और एक तरीका है जिसको आप बोलते हो लिमिट्स। आप क्या करते हो, आपको 5 सेकेंड पे और 20 सेकेंड पे स्पीड पता था, मतलब डिस्टेंस पता था, तो आप टाइम इंटरवल छोटा छोटा करते जाते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको 10 सेकेंड पे स्पीड फाइंड करना है, तो आप 5 की जगह पे अब 6 सेकेंड लोगे, यहाँ पे 19 लोगे, फिर यहाँ पे 7 लोगे, यहाँ पे लेट अस से 18 लोगे। ऐसा करते 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 तुम टाइम इंटरवल क्या कर रहे हो, स्मॉल कर रहे हो, टू रीच दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप उस टाइम के इंस्टेंस को लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहे हो और राइट से भी अप्रोच कर रहे हो, तो टाइम इंटरवल क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो।
डू यू सी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम का डिफरेंस हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जीरो करते जा रहे हैं, लेकिन कब, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। करेक्ट, राइट। तो फिर टाइम इंस्टेंट छोटा छोटा करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको स्पीड मिल जाएगा। इसको बोलते हैं लिमिट्स। अभी लिमिट्स बाकी आपका होगा मैथ्स में, क्योंकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो माय एडवाइस इज, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो डोंट डोंट कंसीडर दिस डेफिनेशन, v इक्वल टू डी एच बाई डी टी। बात करता हूँ तो डी एच बाई डी टी लिखा तो इंस्टेंटेनियस की एवरेज, और डेल्टा एच बाई डेल्टा डी लिखा तो क्लियर, गुड। तो अब तक हमने मोशन से रिलेटेड कौन से बेसिक पैरामीटर्स देखे? डिस्प्लेसमेंट, displacement was the difference between the position vectors at two different instances of time. Path length was the total distance traveled by the object or particle during the time interval in which motion takes place. उसके हमने देखा speed. Speed is defined as the ratio of path length, मतलब distance covered, to that of time for which the motion takes place. इसमें थे चार टाइप के स्पीड्स। यूनिफॉर्म स्पीड, when the particle covers equal distances in equal intervals of time, it is said to have uniform speed. Non-uniform speed, when the particle covers unequal distances in unequal intervals of time, non-uniform speed. Average speed, it is a ratio of total distance by total time, denoted by delta s by delta t. चौथा है instantaneous speed. It is the speed of a particle at a particular instant of time, denoted by ds by dt. Right? अब ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्लास छूटने के बाद गाड़ी निकालोगे अपने अपनी, तो कुछ लोगों की आदत होती है एक्सीलेटर कैसे भी घुमाते रहते हैं। मतलब यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट, यू आर ट्रैवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि आपने क्या किया, एकदम से एक्सीलेटर घुमा दिया, तो पहले कुछ सेकंड्स में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल विल बी मोर, फिर सडनली ब्रेक मार दिया, इट विल बी लेस। अभी हम धीरे धीरे ग्राफ प्लॉट करना चालू करेंगे, इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट फिट करो, क्योंकि ग्राफ से तुमको बताना है कि मोशन कौन से टाइप का है। इज इट अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इज इट अ मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, इज इट अ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इज इट अ मोशन विच इज एक्सेलरेटेड मोशन, इज इट अ मोशन विच इज डीएक्सेलरेटेड मोशन। ये सब तुमको ग्राफ से बताना पड़ेगा। इसके सारे के सारे बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे बेसिक डेफिनेशंस शुड बी क्लियर। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज वेलोसिटी। तो बताओ क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी, velocity is the ratio of displacement to that of time during which the motion takes place. So it is the ratio of, और कई बार ना कई जगह पे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल का कोई काम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। So it is a ratio of displacement to that of time during which motion takes place. तो जैसे तुमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखे थे स्पीड के, लगभग सेम ही आएगा। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन सेम है, यूनिट भी सेम है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी L1 T-1 एंड यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इतना ही डिफरेंस है।
आप याद रखो, जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पे। जहां भी तुम वेलोसिटी ये वर्ड मेंशन करोगे, चाहे वो किसी भी टाइप की वेलोसिटी हो, जैसे चार टाइप के स्पीड थे तो चार टाइप की वेलोसिटी भी है, तो हर बार तुमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म स्पीड कैसे डिफाइन किया था? If a particle covers equal distances in equal intervals of time, अभी एडिशन में बोल दो, without change in direction. So if a particle covers equal distances in equal intervals of time without change in direction of motion, then it is said to have uniform velocity. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, if a particle covers equal distances in equal intervals of time in the same direction without changing direction, मतलब same direction, then it is said to have uniform velocity. तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एडिशनली डायरेक्शन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो इफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट covers travels equal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time without change in direction, without change in direction, it is said to have, it is said to have uniform velocity. For example, suppose, बड़बड़ बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने पहले ही बोला है बड़बड़ बंद करोगे तो तुम्हारा नॉन, क्योंकि यू आर नॉट इन मोशन, यू आर एट रेस्ट, बिकॉज यू नॉट चेंजिंग योर पोजिशन विद टाइम। इफ यू स्पीक आई विल मेक यू चेंज योर पोजिशन विद टाइम, एंड दैट विल बी नॉन लीनियर, क्योंकि यहाँ से निकल के तो जाना पड़ेगा। बड़बड़ बिल्कुल नहीं, एक का भी आवाज नहीं आना चाहिए, अननेसरी फिर हायर लेवल का फिजिक्स शूट करूंगा तुम्हारे ऊपर मैं, कल आधी क्लास गायब दिखेगी यहाँ से। आई डोंट वांट टू डू दैट। एनीवेज, चलो मेरे को बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ पार्टिकल व्हिच वाज ट्रैवलिंग, I will not specify the direction. It was traveling, it has some velocity. Let us say the speed velocity is 5 I cap meter per second, then 5 I cap meter per second, then 5 I cap meter per second, then 5 I cap meter per second. Is it uniform velocity? Yes, क्योंकि it is traveling equal distances in equal intervals of time in the same direction. Now let us say, ये तो एक definition बन गया. Let us say if you have 5 meter per second I cap, you have 5 meter per second I cap, then you have 5 meter per second J cap. नॉन यूनिफॉर्म है? पक्का? पक्का, तो डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज। तो मुझे आपसे और एक क्वेश्चन है। मैंने बोला 5 आई कैप, 5 आई कैप, 5 जे कैप, यू सेड नॉन यूनिफॉर्म। लेट अस से 5 आई कैप, 2 आई कैप, नॉन यूनिफॉर्म। तो मेरे को बताओ, हाउ विल यू डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताओ। If a particle covers equal distances in equal intervals of time but in different directions, मतलब with change in direction, then the particle is said to have non-uniform velocity. तो पार्टिकल हर सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहा लेकिन द पार्टिकल इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर दोनों ही चेंज हो गए और बोथ। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये होता है व्हेन द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और द पार्टिकल ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन, और द पार्टिकल चेंजेस बोथ। इट चेंजेस its speed, matlab it covers unequal distances in equal intervals of time, and also it changes its direction. So if a particle travels, covers equal distances in equal intervals of time
time, but in different direction. मतलब with change in direction, but in different direction, or if it travels unequal distances in equal intervals of time. In equal intervals of time in same direction, then it is said to have non-uniform velocity. Non-uniform velocity. नंबर 3, तो वहां पे जो 4 टाइप थे यहाँ पे भी वैसे ही 4 टाइप आएंगे. क्या था? एवरेज. व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? जो जनरल डेफिनेशन होता है ना स्पीड का, वेलोसिटी का, वो एक्चुअली एवरेज का होता है. तो जनरल डेफिनेशन क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. तो जनरल डेफिनेशन इज ऑलवेज फॉर एवरेज. तो वापस से बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. यू नो व्हाट इज एवरेज. इट इज द डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ टाइम ऑफ मोशन. डन. ये आ गया आपके पास एवरेज का डेफिनेशन. रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. अब डिनोट कैसे करोगे? सेम नोटेशन है. स्पीड कैसे किया था? एवरेज स्पीड वी एवरेज. क्या लिखा था? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. इधर फिर क्या करोगे? बार. करेक्ट. राइट. सही है ना? सही है. नीचे भी बाहर आएगा. ओ, अभी इन्होंने बोला टाइम के ऊपर भी हम लोग वेक्टर लगाएंगे. सही है कि गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? सही है. यस. टाइम वेक्टर होता है क्या? अगर होता तो हर कोई टाइम मशीन बना के पास्ट में जाके अपनी गलती सुधारता और फ्यूचर में जाके देखता कि मेरे क्या हाल है तो आज पढ़ लूं. तो टाइम इज नॉट अ वेक्टर. क्योंकि जिस चीज को तुम वेक्टर बनाते हो ना उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है यू कैन गो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. एनी क्वांटिटी विच इज वेक्टर क्वांटिटी मीन्स दैट इट इज बाई डायरेक्शनल. So you can go forward and backward. So you know I can go forward and I can come backward as far as position is concerned, but you can never go backward in time. तो टाइम के ऊपर वेक्टर लगा दिया मतलब तुमने पूरा फिजिक्स ही चेंज कर दिया. तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. गुड. तो अभी तक एटलीस्ट अभी तक टाइम मशीन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. तो मोस्ट ऑफ द मूवीज दैट यू सी दे आर साइंस फिक्शन. इसलिए फिक्शन बोलते हैं. टाइम ट्रैवल नहीं होता है. टाइम ट्रैवल छोड़ो, अभी वो बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगा. तो टाइम के ऊपर कभी भी वेक्टर करना नहीं. नेक्स्ट अगला क्या आएगा? क्या आएगा? क्या होगा? इंस्टंटेनियस. सेम है. डेफिनेशन वही जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का था वही यहाँ लिखा था तुमने. क्या लिखा था इंस्टेंटेनियस में? क्या लिखा था इंस्टेंटेनियस में? क्या लिखा था? इट इज द स्पीड. वैसे इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी it is it is the velocity of an object or a particle at a particular instant of time. At a particular instant of time. Therefore, rotation wise, जैसे वहां पे तुमने लिखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, वैसे ही यहाँ लिखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी. जैसे तुमने पिछले केस में लिखा था लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0
डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी, देयरफॉर वी बार इज डी एस बार बाय डी टी। गुड। अब आपके जो गाड़ी के मीटर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्पीडोमीटर। व्हाई नॉट वेलोसिटी मीटर? बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसलिए उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो इवन जनरल लाइफ में फिजिक्स के बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। अगर सम हाउ नाउ डेज यू हैव दिस ओलाज एंड ऑल, जिसमें जीपीएस है, उसमें तुमको बताता है कि तुम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आई वुड प्रेफर टू कॉल इट एज वेलोसिटी मीटर, क्योंकि इट इज नो मोर स्पीडोमीटर। यहाँ पे तुमको डायरेक्शन भी पता लग रहा है। मोबाइल बंद कर दो, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा इधर इधर या तो साथ में आपको कोऑर्डिनेट्स भी मिलते हैं वहां। along with that you also get your longitude and latitude, है ना? मैप पे डालते हो ना, लोकेशन भेजो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेशन? इट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, longitude and latitude. What are longitude and latitude, by the way? मोशन की बात चल रही है तो फिर लोकेशन तो पता होना चाहिए ना। हाउ डू स्पेसिफाई लोकेशन? और if somehow in future if you travel to some English speaking countries, वो लोग लोकेशन नहीं मांगते हैं, वो बोलते हैं गिव मी योर कोऑर्डिनेट्स। किसी को बोलना होगा लोकेशन भेजो, दे विल आस्क यू गिव मी योर कोऑर्डिनेट्स। किसी को बोलना होगा गिव मी योर फोन नंबर, दे विल आस्क यू गिव मी योर डिजिट्स। तो बताओ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स? ओके ओके, तो ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि हमको आगे लगने ही वाला है ग्रेविटेशन में, तो मोशन और ग्रेविटेशन में थोड़ा कनेक्शन तो बैठेगा ही। तो एक बात बताओ, आई हैव दिस पॉइंट, सम पॉइंट पी, व्हाट इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट? हाँ, रेफरेंस सिस्टम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। मतलब पहले तो ये है कि ये पी का लोकेशन कहाँ से मेजर कर रहा हूँ मैं। तो हमको सबसे पहले लगता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब बेसिकली सम ओरिजिन, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका डिस्टेंस या इसका पोजीशन अलग होगा। और अगर मैं कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, सपोज ये ले लिया ओ डैश, तो यहाँ से उसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, पोजीशन अलग है। तो तुम पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करते हो? आप बोलते हो कि चलो हम पहले एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स एक्सिस बन गया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बन गया। उसके बाद आप वाई की तरफ जाओगे, देन यू विल से कि ये वाई आ गया, वाई वैल्यू। तो फिर आप स्पेसिफाई कैसे करते हो? एक्स कॉमा वाई। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो और आते हैं, एक को बोलते हो पोलार और एक को बोलते हो स्फेरिकल पोलार। अभी उसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। इमेजिन ये सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट अगर अगर एक सर्कल पे होता। अब ये सर्कल ऐसे समझ लो, दिख रहा तो दिख तो नहीं रहा है सर्कल, चलो ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन यू नीड टू नो कि कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है और क्यों करना है। सपोज ये सेम पॉइंट, if it is on the circumference of circle, तो डेफिनेटली मैं इस पॉइंट का पोजीशन, लोकेशन एक्स और वाई से बता ही सकता हूँ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन एक्स और वाई ये दो कोऑर्डिनेट्स है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे है तो एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल सकता है। क्यों पता है? क्योंकि इसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस। मतलब ये पार्टिकल कहीं पे भी हो, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है पता है? एंगल। क्या चेंज हो रहा है? एंगल। तो हम उस केस में लिखते हैं पी ऑफ आर थीटा, वेयर आर इज कांस्टेंट। मतलब तुमको एक्चुअली स्पेसिफाई सिर्फ क्या करना है? थीटा। तो दो कोऑर्डिनेट से तुम एक कोऑर्डिनेट में आ गए, राइट? Similarly, when you have something on a sphere, Earth is taken to be a sphere. It is not a sphere.
और द शेप स्फेरिकल तो नहीं है, इलिप्सॉइड है, एक शेप्ड, लेकिन हम स्फीयर मान के चलते हैं। तो अभी अगर आप इसको स्फीयर मान रहे हो तो बेसिकली क्या है, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब 6378 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। मतलब अभी जो क्या है ना, अर्थ थ्री डी है ना, थ्री डी, जैसे ये पॉइंट टू, ये प्लेन टू डी था तो पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स आए, दो आए, एक्स और वाई। अगर मैं यहाँ पे तीसरा डायमेंशन ले लेता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट के पोजीशंस को बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, तीन। तो जब जब थ्री डी की बात होगी तो कितने चाहिए, तीन। तो अगर वही पॉइंट सपोज स्पीयर पे आ गया, बराबर, तो अब तीन में से एक कांस्टेंट बन गया, सोचा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो तुमको दो ही लगेंगे अब, एक को आप बोलते हो लॉन्गिट्यूड, एक को आप बोलते हो लैटिट्यूड। और बाय द वे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट सर्कल। व्हाट इज ग्रेट सर्कल? महान सर्कल नहीं होता है, इट इज अ सर्कल विद मैक्सिमम डायमीटर ऑन अ स्फीयर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँ तो सर्कल तो है, लेकिन ये छोटा सर्कल है। और अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूं तो दिस इज सर्कल विद मैक्सिमम डायमीटर। सिमिलरली यहाँ भी किया तो भी आएगा विद मैक्सिमम डायमीटर। हाँ, ओके, करेक्ट। तो अब इसमें से एक को बोलते हैं मेरिडियन, सुना है? तो अगर आप लोकेशन सर्च करोगे, कभी अपने सिटी का लोकेशन डाल दोगे, तो 20 डिग्री समथिंग नॉर्थ एंड समथिंग ईस्ट मिलेगा। मतलब लोकेशन यू कैन स्पेसिफाई विथ टू कोऑर्डिनेट्स, इस लाइन के ईस्ट में है कि वेस्ट में है। यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका, कनाडा, ये सब वेस्ट में है, तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हो। हम और हमारे नेबरिंग दे आर ईस्टर्न, क्योंकि हम लोग ईस्ट में है, तो तुमको एक मिलेगा ईस्ट, तो उसको बोलते हो तुम लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हो उसको, लॉन्गिट्यूड, राइट। और ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर तो नॉर्थ, नीचे तो साउथ। तो तुम अगर किसी भी सिटी का लोकेशन सर्च करोगे तो तुमको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक बताएगा ईस्ट की वेस्ट, एक बताएगा नॉर्थ की साउथ। और हम जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, दैट इज वाई हमारे केस में हमको मिलेगा ईस्ट एंड नॉर्थ, करेक्ट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट हियर, तो बात चल रही थी हमारी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको, स्पीडोमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो अगर मैंने कोई एक ऐसा मीटर बनाया जिसमें डायरेक्शन भी डाल दिया तो वो बन जाएगा वेलोसिटी मीटर। तो एनीवेज, अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट ऑफ द पैरामीटर्स दैट यू नीड टू स्टडी मोशन। डिस्प्लेसमेंट हो गया, पाथ लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, क्या बच गया, एक्सेलरेशन। क्योंकि देखो जब मोशन होता है तो पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, पाथ लेंथ होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होता ही है, हो सकता है, बराबर। स्पीड तो होगा ही होगा, वेलोसिटी भी होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखेंगे। एक्सेलरेशन, तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in velocity with respect to time. It is the ratio of, it is a time rate of change of velocity बोलते हो उसको, time rate of change of velocity. So it is the ratio of change in velocity with time. फिर अभी इसके भी तीन प्रॉपर्टीज है। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके डायमेंशंस क्या है, L1T-2। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो मैं अभी लिखूंगा नहीं। इसके भी चार टाइप है। कौन से चार टाइप, वही यूनिफॉर्म
non-uniform, average, and instantaneous. So what do you understand by uniform acceleration? What do you understand by uniform acceleration? Change in, okay, when an object changes its velocity by equal amounts in equal intervals of time, it is said to have uniform acceleration. For example, अगर एक object है जिसका velocity हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, मतलब जब स्टार्ट किया तो 0 था, 1 सेकंड के बाद स्पीड हो गया 2, 2 सेकंड के बाद हो गया 4, 3 के बाद 6, 4 के बाद 8, 5 के बाद 10. यू सी वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट, और मैंने बोला वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मैंने कहीं भी नहीं बोला कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म की तरफ जाएगा. यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. ओके, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आगे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन द सेम डायरेक्शन या फिर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. सो इफ अ पार्टिकल changes its velocity in by equal amounts in equal interval of time without change in direction. So if the velocity of a particle or an object of a particle changes by equal amounts in equal intervals of time, without change in direction, then it is said to have uniform acceleration. What will be non-uniform acceleration? वैसे बाय द वे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है. If magnitude and direction of the acceleration remains same at all the instants of time, it is said to be in uniform acceleration. मतलब magnitude of acceleration और direction of acceleration क्या है? Same. Correct. तो वैसा भी कर सकते हो, मैंने दोनों लिख के दिए नोट्स में, बोथ डेफिनेशंस आर देयर. What is non-uniform acceleration? एक तो if the velocity of particle changes by unequal amounts in equal intervals of time without change in direction, या फिर if the velocity of particle changes by equal amounts in equal intervals of time but with change in direction of motion, then it is said to have non-uniform acceleration. तो अभी वो मैं लिखने तो नहीं वाला क्योंकि you know how to define. So you now know what is non-uniform acceleration. बड़बड़ बंद. उसके बाद average acceleration. What is average acceleration? जो जनरल डेफिनेशन होता है वही एवरेज का होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और डिनोट कैसे करोगे इसको? एवरेज को एवरेज, और ये वेक्टर है तो क्या लिखोगे? डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी. एवरेज एक्सेलरेशन हो गया ये, दिस इज एवरेज. उसके बाद लास्ट इंस्टेंटेनियस. It is the acceleration of a particle at a given instant of time, या फिर it is the limiting value of average acceleration. तो instantaneous का जो केस होता है, instantaneous acceleration, it is limiting value of average acceleration. या फिर इसको आप लिख सकते हो लिमिट
ऑफ डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, या फिर लिख सकते हो आप डीवी बाय टी, डीवी बार बाय। क्लियर? पक्का पक्का। अब एक लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। जो जो आपने वेक्टर क्वांटिटी बताया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन, पांच में से तीन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पाथ लेंथ और स्पीड ये स्केलर्स है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन का टेंशन लेना ही नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में डायरेक्शन तुमको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मैंने तो बताया था, आई कैप जे कैप की बात ही नहीं है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, वाई में हो रहा है तो इट इज वाई। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। If the particle is moving along x-axis, displacement is along x-axis, velocity is along x-axis. What about acceleration? पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, ए बार इज डीवी बार बाई डी टी। डीवी बार मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t2 माइनस t1। अब इमेजिन फॉर एग्जाम्पल, बस 5 मिनट में तुम यही करने वाले हो। 5 मिनट क्लास छूटेगा, तुम गाड़ी पे जाके बैठोगे, गाड़ी का जाके बैठोगे मतलब चल नहीं रही है अभी तक, तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? जीरो। फिर क्या करोगे? वेलोसिटी उसका बढ़ाओगे, तो फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। बराबर? तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। बड़े नंबर में तो छोटा नंबर माइनस किया तो माइनस कब से होने लग गया? मैंने आपको बोला कि तुम अभी क्लास से नीचे जाओगे, जब अपनी अपनी गाड़ी पे बैठोगे, गाड़ी अभी रेस्ट पे है, आराम फरमा रही है, वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1 इज जीरो। फिर तुम गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे जाओगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी v2 वो जीरो नहीं है, तो फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। ये कब होता है? स्ट्रिक्टली व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। फिर बस घर दिख गया, हम लोग ब्रेक मारेंगे, ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक मारते वक्त जो स्पीड था वो इनिशियल बन गया, और जहां पे जाके तुम्हारी गाड़ी रुक गई वो आपका बन गया फाइनल, मतलब फाइनल हो गया जीरो। तो उस केस में इनिशियल बढ़ा कि फाइनल बढ़ा? इनिशियल। तो वो उस केस में v1 बार इज ग्रेटर देन v2 बार, तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। राइट? करेक्ट। तो एक्सेलरेशन के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब पैरेलल, या फिर अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल। तो जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ा हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है सेम, तीनों का सेम। लेकिन अगर अगर फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल से कम है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? अपोजिट है, नेगेटिव है, और उसको आप बोलते हो रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ओके, तो acceleration can either be parallel or it can be anti-parallel to the direction of motion or displacement or velocity. क्लियर यहाँ तक? तो कल ये रिवाइज करके आना, क्योंकि कल से हमको ग्राफ प्लॉटिंग चालू करना है। So that's it for today.